हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फोनोन और इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे इसको टफ नहीं बनाएंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, ताकि हर एक इंसान को ये समझ में आ जाए कि फोनोन क्या रहता है। देखो, फोनोन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया गया था, आइगोर ने दिया था ये, और आइगोर टैम है नाम उसका, तो उसने दिया था ये, ताकि इससे हम समझ सकें कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है थ्रू ए सॉलिड। ठीक है, ये उसके लिए दिया गया था। तो फोनोन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। उनमें से पहली जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद में फोटोन। फोटो मीन्स लाइट। फोटोन मीन्स लाइट एनर्जी का पैकेट या क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है या मैग्नेटिक एक्साइटेशन जो रहती है, उसके क्वांटम को हम कहते हैं मैग्नॉन। क्या कहते हैं? मैग्नॉन। इस तरह से और एक चीज़ है, उसको कहते हैं प्लाज्मॉन। प्लाज्मॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक कंबाइंड जो एक्साइटेशन है उसको हम कहते हैं, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन जो है उसको हम कहते हैं प्लाज्मॉन। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, तो आपको फोनोन ईजीली समझ में आ जाएगा। जिस तरह इनको हम ये ऑन जो है ना, ऑन्स बोलते हैं इनको। ये जो ऑन्स है ना, दीज आर एक्चुअली एनर्जी पैकेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स। तो फोनोन भी एक एनर्जी पैकेट है, या मैं बोलूँगा क्वांटम ऑफ सम एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है वो मैं समझा दूँगा आपको। देखो, फोन जो है ना, एक्चुअली ये इसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो फोन निकलता है साउंड्स। फोन जो है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब रहता है साउंड, या हम इसको कहते हैं वॉइस। समझ में आया? जैसे टेलीफोन, मतलब टेली मीन्स दूर, फोन मीन्स वॉइस, दूर की वॉइस सुनना। इस तरह से यहाँ पे ये फोन मीन्स साउंड या वॉइस, राइट। तो फिर मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? मैं सिंपली बोल सकता हूँ क्वांटम ऑफ साउंड एनर्जी। चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बोलना चाहेंगे तो ये एक्चुअली है, इज़ अ क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। जो हमने पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने वो डिस्कस किया था, मटेरियल केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में, कि लैटिस वाइब्रेशंस किस तरह होते हैं, और उस लैटिस वाइब्रेशंस के क्वांटम को, यानी एक एनर्जी यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोनोन। समझ में आया ना? या हम इसको कह सकते हैं कि इट्स ए क्वांटम ऑफ हीट एनर्जी या क्वांटम ऑफ कंप्रेशनल वेव। समझ में आया ना? अब ये चीज़ें जो है ना, ये आपको हो सकता है कंफ्यूज भी कर दें, क्योंकि आप बोलेंगे साउंड भी है, लेट्स वाइब्रेशन भी है, हीट भी है, कंप्रेशनल वेव भी है, लेकिन है क्या? ये फोनोन है क्या? ये मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली ये जो फोनोन है ना, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ये कोई आम वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल मोड वाइब्रेशन बोल सकता हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप एक क्रिस्टल में कहीं पे एनर्जी देते हैं, सपोज एक क्रिस्टल यहाँ पे, ये एक क्रिस्टल है, सपोज मैंने इस पॉइंट पे एनर्जी दे दी, ये एनर्जी इस पॉइंट से पूरे इस क्रिस्टल में फैल जाएगी, बिल्कुल एक साइनोसॉइडल मैनर में। यानी पहले इसको जाएगी, फिर तरीके नाल इसको भी जाएगी, फिर इसको, फिर इसको, यानी फिर हर एक एटम तक ये पहुंच जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी ये पहुंच जाएगी। लेकिन कौन से फॉर्म में ये ट्रैवल जब करेगा, ये जब फैलेगी ये एनर्जी, ये वाइब्रेशनल वेव की फॉर्म में जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशन। और कौन सा वाइब्रेशन है वो? अगर आप साउंड वेव पास करा रहे हैं सॉलिड में, यानी सॉलिड में साउंड पास होता है, सपोज आप घंटी बजाते हैं, तो ये घंटी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो साउंड जाता है। समझ में आया ना? तो वो ट्रैवल कैसे करता है, वो साउंड वेव ट्रैवल कैसे करता है? वो एक बिल्कुल एक अदब से ट्रैवल करता है, उसमें बहुत ही तरीके से ट्रैवल करता है, ताकि
वो जो सॉलिड मटेरियल है ना वो ब्रेक ना हो जाए। वो तरीका बताऊंगा मैं, वो तरीका कैसे होता। वो तरीका होता है वाइब्रेशन। सपोज़ ये है एक लैटिस, उसमें पार्टिकल्स का चेन है। मैं पहले बताऊंगा कि इस चेन में ये एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगा। सपोज़ हमने इसको एनर्जी दे दी, एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा इस रीजन में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे एंड सो ऑन। इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है ये पूरे क्रिस्टल में ये ट्रैवल करेगा। लेकिन कौन सी वेव? साइनोसॉइडल वेव, स्टैंडिंग वेव जिस तरह होता ना उस तरह। यानी इसमें जो वेव लेंथ है वो चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। समझ में आया? अब ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन कहाँ पे होती है? ये क्रिस्टल में होती है, क्रिस्टल में। और इस स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो इस क्रिस्टल में होती है, जिससे ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं, ये वाइब्रेशन एक्चुअली फोनॉन है। सो यानी इसका जो क्वांटम है दैट इज़ फोनॉन। आप सिंपली बोल सकते हैं फोनॉन इज़ व्हाट? लैटिस वाइब्रेशन या क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। अब फोनॉन के ज़रिए ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इट कैरीज हीट एंड वाइब्रेशन। समझ में है ना? हीट एंड साउंड मैं बोल सकता हूँ, वाइब्रेशन नहीं बोलूँगा मैं, साउंड। इट कैरीज हीट एंड साउंड। मैंने आपसे कहा इट इज़ ए क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, लेकिन इस लैटिस वाइब्रेशन की वजह से हीट और साउंड मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, यानी कैरी होता है। फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये उस वाइब्रेशन का, जिस वाइब्रेशन की वजह से हीट और साउंड ट्रांसफ़र होता है, उसका अगर ये क्वांटम है, फिर ये हीट का भी क्वांटम है और इस साउंड का भी क्वांटम है। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ क्वांटम ऑफ साउंड एंड क्वांटम ऑफ हीट, या क्वांटम ऑफ कंप्रेशनल वेव। ये जो वेव मैंने बताया, ठीक है, समझ में आया? और ये फोनॉन जब ट्रैवल करता है, फोनॉन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ साउंड। इसकी जो स्पीड है, स्पीड साउंड के बराबर रहती है। साउंड की जो स्पीड है जैसे 385 किलोमीटर एंड सो ऑन 20 डिग्री पे, तो उस तरह की 385 मीटर पर सेकंड जो रहती है उसकी साउंड 20 डिग्री पे, तो उस तरह इतनी ही साउंड इसमें रहती है। इसको मैं कह सकता हूँ फिर फोनॉन को इट इज़ द क्वांटम ऑफ साउंड एनर्जी, या इसको हम कहते हैं इट इज़ द क्वांटम ऑफ इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव, इलास्टिक का मतलब समझाता हूँ। देखो, जब भी हम साउंड या हीट देते हैं किसी मटेरियल के थ्रू, ये साउंड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इससे ये क्रिस्टल टूट नहीं जाता। टूटता क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल वाइब्रेशन करता है, सपोज इस क्रिस्टल का एक पॉइंट बताऊंगा मैं, ये वाइब्रेट करेगा। सपोज इतना यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट किया इसने, इसमें स्ट्रेचिंग हुई, फिर ये वापस आएगा। समझ में आया ना? ये इसको मैं बोलूँगा कि इसमें इलास्टिसिटी है, यानी ये वाइब्रेट होता है फिर वापस आएगा, वाइब्रेट होता है फिर वापस आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे फिर तो ये टूट ही जाएगा, लेकिन साउंड से कभी टूटता नहीं है। या लो टेम्परेचर पे अगर हम हीट देंगे उससे क्रिस्टल टूटता नहीं है, बल्कि क्या होती है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे लैटिस में होती रहती है, उसमें रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशंस होती रहती है। वाइब्रेशंस होती है, लेकिन वो वाइब्रेशंस किस तरह की रहती है? इलास्टिक वाइब्रेशंस, यानी इसमें इलास्टिक वेव रहती है। फिर मैं फोनॉन को और एक नाम दे सकता हूँ, फोनॉन इज़ ए क्वांटम ऑफ इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव, समझ में है ना? क्वांटम ऑफ इलास्टिक वेव, क्लियर? ये याद रखना। फोनॉन्स जो रहते हैं, फोनॉन्स ये हीट कैरी करते हैं और साउंड कैरी करते हैं।
किस में, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कंडेंस्ड मैटर में, कंडेंस्ड मैटर। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, यहाँ पे हम लिक्विड्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। और याद रखना ये जो फोनॉन्स रहते हैं ना, फोनॉन्स ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहते हैं फॉर इंटरनल एनर्जी, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंटरनल एनर्जी इन ए सॉलिड। इंटरनल एनर्जी ज़्यादा मतलब हीट कैपेसिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी जो रहती है वो इसी पे डिपेंड रहती है, यानी हीट कैपेसिटी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। समझ में आया ना? क्लियर। अब हम देखते हैं ये फोनॉन को अगर हमें समझना हो अच्छी तरह से तो इसका नेचर कैसे समझेंगे हम, मतलब इसको अच्छी तरह से कैसे समझ पाएंगे हम। आपने फोटॉन तो सुना है ना, फोटॉन। फोटॉन अगर हमें समझ में आया तो फोनॉन भी समझ सकते हैं। अगर इनके दरमियान हमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चल गए तो हम हो सकता है फोनॉन को किसी हद तक समझ पाएंगे। देखो फोटॉन और फोनॉन क्या रहता है। फोटॉन मीन्स क्वांटम ऑफ लाइट, है ना, क्वांटम ऑफ लाइट। जिस तरह ये क्वांटम ऑफ लाइट है उसी तरह ये क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन है, क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। इसको पूरा एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो बहुत ही ज़रूरी है आगे। उसमें जो हम टर्म्स या मैथमेटिकल जो सिंबल्स यूज़ करेंगे वो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो समझ लेना कि आगे का जो मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब देखो इसका जो फोटॉन जो रहता है, फोटॉन ये बोजोनिक पार्टिकल्स रहते हैं, बोजोन्स, ये बोजोन्स रहते हैं। बोजोन मतलब जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं ये भी बोजोन्स रहते हैं, बोजोन्स। ठीक, यानी ये एक एनर्जी लेवल में कई पार्टिकल्स रह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्मियॉन्स है, वो एक एनर्जी लेवल में एक जगह पे मतलब इस तरह नहीं रह सकते कई पार्टिकल्स जिस तरह बोजोन्स रह सकते। ठीक है, ये समझ में आया? ये होगी एक बात। अब दूसरी बात, फोटॉन को जो रहता है, फोटॉन या लाइट का, इसका ड्यूअल नेचर रहता है, ड्यूअल नेचर। इसका भी ड्यूअल नेचर रहता है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या रहता है, ये पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों तरह से बिहेव करते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल और वेव कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, पार्टिकल एंड वेव, राइट। देखो मैं आपको एक क्रूड सी एनालॉजी बताता हूँ, क्रूड सा कंसेप्ट बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या है। देखो जब एक एनर्जी ट्रैवल होती है, एनर्जी सपोज लाइट वेव आती है, तो लाइट वेव इस तरह आती है। ठीक है, अब अगर ये लाइट वेव, ये लाइट का वेव है तो वाइब्रेशनल वेव कैसे होगी? वाइब्रेशनल वेव भी इस तरह हो सकती है। फिलहाल मैं ये बनाऊंगा ट्रांसवर्स वेव, लेकिन बाद में हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे भी डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन वेव्स को देखो, इनको मैं थोड़ा सा बांट देता हूँ। देखो मैं बताऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, यानी एक ट्रफ एक क्रस्ट, एक वेव, एक ट्रफ एक क्रस्ट, एक वेव, एक ट्रफ एक क्रस्ट, एक वेव। इसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक दूसरी, फिर यहाँ तक और एक और एक और एक एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इस वेव के बदले में ये जो एक वेव है इसको मैं सपोज समझता हूँ कि ये एक यूनिट है एनर्जी का, एक पार्टिकल है या एक क्वांटम है, फिर ये दूसरा क्वांटम, फिर ये तीसरा क्वांटम, फिर चौथा क्वांटम, फिर पांचवा क्वांटम, फिर छठा क्वांटम, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल नेचर मैंने बताया इस वेव का जो मैंने पार्टिकल नेचर बताया, एक्चुअली
जो फोनॉन एनर्जी है या फोनॉन्स जो रहते हैं उनका ड्यूअल नेचर रहता है। ड्यूअल नेचर मतलब अभी मैंने बताया वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव कब बिहेव करते हैं? जब वो ट्रैवल होते हैं। और पार्टिकल कब बिहेव करते हैं? जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब हम समझने के लिए ये समझेंगे कि जो एक वेव है, एक वेव मतलब एक पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल मतलब एक फोनॉन। समझ में आया ना? फिर ये यहाँ से एक फोनॉन, फिर ये फोनॉन, फिर फोनॉन, फिर फोनॉन एंड सो ऑन। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब ये हो गया इसका ड्यूअल नेचर, यानी जिस तरह से लाइट का ड्यूअल नेचर रहता है इसका भी ड्यूअल नेचर रहता है। अब अगर आप बात करेंगे एनर्जी की, तो मैं यहाँ पे फोटॉन लिखता हूँ, फोटॉन, फोटॉन यहाँ पे लिखूँगा मैं फोनॉन, फोनॉन। समझ में आया? फोटॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी दिखाते हैं हम एच म्यू से। इसकी भी एनर्जी दिखा सकते हैं हम एच म्यू से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीका भी है हमें एनर्जी दिखाने का। एक फोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी एक फोनॉन, सॉरी फोनॉन। ये है फोटॉन मतलब लाइट पार्टिकल की एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो है वाइब्रेशनल लैटिस वाइब्रेशनल पार्टिकल की एनर्जी या क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन की एनर्जी, वो भी एच म्यू के बराबर रहती है। ये भी एच म्यू के बराबर रहती है। एच स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे भी एच प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, ठीक। ये हो गया अपना इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करूँ कैसे करूँगा? इसको मैं मल्टीपल करूँगा यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। वो किसके बराबर रहता है? वो रहता है 1 के बराबर, है ना। 2 पाई बाई 2 पाई, या आप इस साइड से भी 2 पाई मल्टीपल करो, इस साइड से भी, एक ही बात है। या ऐसे भी कर सकते हैं 2 पाई बाई 2 पाई, वो भी चल जाएगा। इसको मैं रीअरेंज करूँगा, मैं लिखूँगा एनर्जी बराबर है एच बाई ये 2 पाई लिखेंगे अलग, इनटू करेंगे म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी डिवाइड, सॉरी इनटू करूँगा मैं, इनटू, सॉरी इनटू, यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं बचा, इनटू करूँगा मैं 2 पाई, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से, ये वाली टर्म अलग इनटू ये वाली टर्म अलग, क्लियर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान रखना, एच बाई 2 पाई को लिखूंगा मैं एच क्रॉस। एच क्रॉस किसके बराबर है? एच बाई 2 पाई, क्लियर। यहाँ तक तो समझ में आया। एच क्रॉस का मतलब रहता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई, सिंपल। तो यहाँ पे लिख के रखेंगे, यहाँ पे साइड में एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई, ठीक है। ये हो गया इतना। अब रह गया ये इनटू करेंगे म्यू 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू, और 2 पाई न्यू जो है वो बराबर रहता है ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये 2 पाई न्यू बराबर रहता है ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ फोनॉन इज इक्वल टू एच क्रॉस इनटू ओमेगा। इसके बदले में क्या लिखेंगे? ओमेगा। तो आप एच म्यू लिखो या एच ओमेगा लिखो, एच क्रॉस ओमेगा लिखो, एक ही बात है। लेकिन ये हम 3D के लिए यूज़ करते हैं, ये ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो फोटॉन की और फोनॉन की जो एनर्जी, ये भी एक जैसे लिखते हैं, लेकिन इसको हम लिखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और एच क्रॉस की टर्म्स में। और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एच म्यू के ही बराबर है, ये हमने देखा ऊपर, है ना। इसको मैं बोलूँगा ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे फोनॉन के लिए, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, एनर्जी है इसका, ये एक फोनॉन की। सपोज़ हमारे पास में एक वाइब्रेशनल मोड है और उसमें n नंबर ऑफ फोनॉन्स है। एक फोनॉन की तो एनर्जी इतनी है फॉर n नंबर ऑफ फोनॉन्स। टोटल एनर्जी कितनी होगी? मैं लिखूंगा ऐसे,
एनर्जी ऑफ एन फोनॉन इज इक्वल टू एन एच क्रॉस ओमेगा। ये एन नंबर ऑफ फोनॉन्स की एनर्जी है, यानी अगर इतने फोनॉन्स होंगे तो क्लियर, समझ में आया? ये तो समझ में आया आपको, शाबाश, ये होगा यहाँ तक क्लियर। देखो ये जो फोनॉन की जो एनर्जी है ना, फोनॉन की एनर्जी ये वेरी होती है, मतलब एक जगह पे एक एनर्जी होगी, दूसरी जगह पे दूसरी। जैसे मेरे पास में ये एनर्जी लेवल्स हैं, सपोज ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये है 0 एनर्जी लेवल, ये है 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक, हमने देखा कि ये जो हमने फोनॉन की डिस्कशन की थी पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो बिल्कुल हार्मोनिक है, नॉर्मल है, समझ में आया ना? तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही बिहेव करता है ये, इसमें जो वाइब्रेशन होती है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही होती है, क्योंकि एटम वाइब्रेट होता है फिर वापस आता है, फिर वाइब्रेट होता है फिर वापस आता है, सो इट इज़ हार्मोनिक इन नेचर, हम ये कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब फोनॉन जो है, फोनॉन इज़ लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पहले ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ पे कोई दूसरे कलर से लिखेंगे, मैं लिखूँगा फोनॉन बिहेव्स लाइक HO मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, सपोज ये एक लेवल है, यहाँ पे धीरे धीरे ये कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, यहाँ पे फास्ट वाइब्रेशन होती है, यहाँ पे इससे फास्ट, यहाँ पे इससे फास्ट, वो एनर्जी के हिसाब से, जैसे एनर्जी उसके हिसाब से उसका जो जैसे मतलब उसकी जो वाइब्रेशन है वो होती है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कैसे लिखते हैं हम? वहाँ पे लिखते हैं E इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h न्यू। ये किसके लिए है? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो फोनॉन जो है वो बिहेव करता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तो फिर मैं इसका जो एनर्जी है वो इस तरह लिखूँगा, E इज इक्वल टू n प्लस 1/2, एक मिनट रुको, n प्लस 1/2, और यहाँ पे एच म्यू है, लेकिन फोनॉन में एच म्यू के बदले में क्या लिखते हैं हम? H क्रॉस ओमेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H क्रॉस ओमेगा। इसको मैं रेड कलर से ऐसे करूँगा, सर्कल, सर्कल करूँगा, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आपको इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल आपको फोनॉन का एनर्जी निकालना हो तो आपके लिए फार्मूला n प्लस 1/2 h म्यू। अगर आप ज़ीरो में देखेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू ज़ीरो है, तो मैं n जो है n, ये एक्चुअली n जो है ये है क्वांटम नंबर, इट इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। अगर आप ज़ीरो एनर्जी लेवल में देखेंगे तो n इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो 0 प्लस 1/2 इंटू एच म्यू, वो आएगा हाफ एच न्यू। उसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलेंगे? व्हेन n इज इक्वल टू ज़ीरो, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एच न्यू। इसका मतलब 0 केल्विन पे भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी रहती है, वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 h क्रॉस ओमेगा। इसको हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ फोनॉन। क्या कहेंगे? 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ फोनॉन, राइट? अगर आपसे कोई ये पूछे एनर्जी ऑफ फोनॉन इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, वो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? E इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा। लेकिन एनर्जी ऑफ ए फोनॉन, सिंपली एनर्जी ऑफ ए फोनॉन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? h क्रॉस ओमेगा। एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोनॉन्स, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे n इंटू एच न्यू। लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में अगर आपको दिखाना है
पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में वाइब्रेशन जब ये करता है तो उस टाइम पे आपको ये दिखाना, ये है उसकी एनर्जी। क्लियर? इतनी एनर्जी रहती है। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब देखो, हमने कहा कि एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स वो बराबर रहता है NH क्रॉस ओमेगा। समझ में आया? लेकिन नंबर ऑफ फोनॉन्स वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सपोज मैं बताऊंगा टेम्परेचर पे कैसे। सपोज हम कम टेम्परेचर देंगे, ठीक, तो क्रिस्टल में कम वाइब्रेशंस होंगे, कम फोनॉन्स जनरेट होंगे। और अगर मैं ज़्यादा हीट दूंगा तो ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगा, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा फोनॉन्स पास होंगे, ज़्यादा फोनॉन्स एनर्जी पास करेंगे। सो जो नंबर ऑफ फोनॉन्स है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट वेरीज विद टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ फोनॉन्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी इट वेरीज विद टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो नंबर ऑफ फोनॉन्स कम होंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोनॉन्स भी बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो अगर हमें निकालना हो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स, देयरफॉर एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन निकालना हमें, फोनॉन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज T, ठीक। तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है। मैं लिखूँगा ऐसे, मैं लिखूँगा n बार एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स, वो बराबर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ EXP लिखा मैंने, ठीक। बाकी लिखूँगा मैं ऐसे 1/H क्रॉस ओमेगा। H क्रॉस ओमेगा मतलब एनर्जी, ठीक है, जिस तरह आप एनर्जी लिखते हैं, डिवाइड बाय KBT, ठीक, माइनस कर देंगे इसको 1। याद रखना H क्रॉस ओमेगा KBT -1, ये है इसकी एक्सप्रेशन, इसकी इक्वेशन। इससे आप एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स निकाल सकते हैं। ये सिंपल है। हम लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एनर्जी डिवाइड बाई KBT या KT -1। KB क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। अब H क्रॉस क्या है? H/2π। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी 2π न्यू के बराबर रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो बहुत ही ईजी है। इसके आगे भी ईजी है, लेकिन हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोमेंटम की, मोमेंटम ऑफ फोनॉन। इसके बाद में बस फिनिश हो जाता है। लास्ट वाला पॉइंट है मोमेंटम ऑफ फोनॉन। इसमें मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, वो याद रखना है आपको। फोनॉन का एज सच कोई फिजिकल मोमेंटम नहीं है। फिजिकली फोनॉन हैज़ नो मोमेंटम, फिजिकली नो मोमेंटम, फिजिकली इट हैज़ नो मोमेंटम। फिजिकली मैं लिखूँगा शॉर्टकट में नो मोमेंटम। फिर इसका मोमेंटम कब आता है? जब ये किसी के साथ इंटरेक्ट करता है ना, किसी पार्टिकल के साथ में, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में या फोटॉन्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो ये इस तरह बिहेव करता है जैसे कि ये इसका मोमेंटम है, जैसे मतलब इसके पास मोमेंटम है, तो उस तरह बिहेव करता है। बट बिहेव्स लिखूँगा मैं, बिहेव्स लाइक, या मैं बोलूँगा एज इफ इट हैज़ मोमेंटम। मगर कब ये मोमेंटम इसके पास में कब आता है, ये कब ऐसे बिहेव करता है?
जब ये किसी के साथ में इंटरेक्ट करता है। अब वो मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा, हम मजबूर हैं जब ये बिहेव करता है उस तरह। अब हमें देखना है कि इसमें अगर इसमें दम है तो कितना है। अगर ये दम दिखा रहा तो वो दम तो चेक करना पड़ेगा ना। देखो ये दम चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन क्या है। डी ब्रोगलीज या डी ब्रॉय जिसको आप बोलते हैं, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन वो क्या है। डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन वो कहता है मोमेंटम बराबर रहता है पी, मोमेंटम बराबर रहता है एच अपॉन लैम्डा। ये फोटोन के लिए इसने कहा, फोटोन का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर रहता है, एच अपॉन लैम्डा। यहाँ पे लिखूँगा फॉर फोटोन फोनॉन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन फोनॉन का जो मोमेंटम है अगर फोटोन का ऐसा है तो फोनॉन का भी ऐसा ही होगा, यानी एच अपॉन लैम्डा उसका जो वेव लेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा उसका मोमेंटम। ठीक, अब इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा इंटू करेंगे हम 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, चलो 2 पाई ये मल्टीपल और डिवाइड करने से 2 पाई बाई 2 पाई इज इक्वल टू 1, और इस 1 से अगर इसको हम मल्टीपल करेंगे तो वही रहेगा, यानी फोटोन के मोमेंटम के बराबर रहता है। लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि फॉर फोनॉन, यानी फोनॉन की तरह ही इसका मोमेंटम रहेगा जब ये इंटरेक्ट करेगा तो तब। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। देखो इसको जब रीअरेंज करोगे आप ऐसे लिखोगे P इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई, यहाँ तक ठीक है। इनटू करूँगा मैं, ये देखो ये 2 पाई और ये h गया, इनटू करूँगा मैं 2 पाई बाय लैम्डा, राइट। इस h बाई 2 पाई को मैं लिखता हूँ h क्रॉस, जबकि मैं इसको लिखता हूँ k, कैपिटल K। ठीक है, h क्रॉस का मतलब रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और k का मतलब रहता है वेव वेक्टर। ये याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, वेव वेक्टर। ये रिप्लेसमेंट है वेव नंबर का। किसका रिप्लेसमेंट है ये, वेव नंबर का। याद रखना, मैं बताऊंगा आपको कैसे। वेव नंबर जो रहता है, वेव नंबर हम लिखते हैं, वेव नंबर बराबर रहता है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये 1 अपॉन लैम्डा के बराबर रहता है वेव नंबर। क्लियर, समझ में आया ना। तो वेव नंबर के बदले में क्या लिखते हैं हम फोनॉन में, वेव वेक्टर के। ये जब आपको सामने आएगा ना वेव वेक्टर या प्रोपेगेशन वेक्टर, तो आप समझ लेना कि हम वेव नंबर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेव नंबर की। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इसका वेव नंबर की बात हो रही। जैसे हम एनर्जी जब लिखते हैं, एनर्जी लिखते हैं हम E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू किसके बराबर रहता है, C अपॉन लैम्डा। या मैं लिख सकता हूँ इसको देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये समझ में आया, एच सी न्यू बार ऐसे लिख सकते हैं। न्यू बार क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है। क्लियर। अब इसी लैम्डा को जब हम मल्टीपल करते हैं ना 2 पाई से, तो तब बन जाता है ये वेव वेक्टर, राइट, वेव वेक्टर की। तो P जो है, P मतलब मोमेंटम, ये बराबर रहता है इसके, किसके बराबर रहता है, H क्रॉस इंटू वेव वेक्टर। तो आई होप यहाँ तक आपको फोनॉन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब फोनॉन जो है ना, ये हमारे पास में 2 तरह के रहते हैं। एक रहता है ऑप्टिकल फोनॉन और दूसरा रहता है एकॉस्टिक फोनॉन। अब ये ऑप्टिकल फोनॉन और एकॉस्टिक फोनॉन में इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया लेक्चर। लेकिन फ़िलहाल आप ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखो, इनको आप इनके ऊपर नज़र मारो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिकल फोनॉन और एकॉस्टिक फोनॉन क्या रहता है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।